ऐसे विजुअल्स देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। ओडिशा के बालासोर में हुए भयानक ट्रेन एक्सीडेंट में 280 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 1100 से ज़्यादा जख्मी हुए। हम इंडियंस की यह पुरानी आदत है, जब भी कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है तो सबसे पहले हम भगवान को ही दोष देते हैं कि हे भगवान, ये तूने क्या किया। तो भगवान भी इंसानों को कुछ ऐसा ही कहते होंगे कि पहले अपनी गलती को मानो, मुझे दोष देने से पहले। यह बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट का कारण हमारी और हमारे बनाए सिस्टम की नाकामी है। लेकिन हम इंसानों में एग्जैक्टली कौन इस ट्रेजेडी का जिम्मेवार है? क्या वो ट्रेन्स को चला रहे वो लोको पायलट्स हैं? क्या वो इंटरलॉकिंग सिस्टम है? क्या सरकार को अपने फेल्यूर मानते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? तो आइए जानते हैं इन्फोपिल की आज की इस वीडियो में। 2 जून 2023 के दिन कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी रेगुलर स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर पर चेन्नई की ओर जा रही थी। इसके पैरेलल ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ऑपोजिट डायरेक्शन में 116 किलोमीटर पर आवर से हावड़ा की ओर जा रही थी। जिस ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस चल रही थी, ठीक उसके बगल में एक और ट्रैक पर एक तीसरी मालगाड़ी अपनी जगह पर स्टेशनरी खड़ी थी। अब पिक्चर में आती है ये लूप लाइन, जो ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट करने के लिए यूज़ होती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने मेन ट्रैक को छोड़कर इस लूप लाइन के ज़रिए उस थर्ड ट्रैक पर शिफ्ट हो जाती है, जिस पर पहले से मालगाड़ी खड़ी होती है। जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस उस मालगाड़ी से जाकर टकरा जाती है और मालगाड़ी में भारी भरकम सामान होने की वजह से काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट होता है और साथ वाले ट्रैक पर चल रही हावड़ा एक्सप्रेस का रियर पार्ट भी डिरेल हो जाता है। डिटेल्ड रिपोर्ट आने से पहले बिल्कुल इनिशियल फाइंडिंग्स में सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ इशू को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। अपने मेन ट्रैक पर चलते रहने वाले सिग्नल की बजाय लूप लाइन के थ्रू उस पैरेलल ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को भेजने वाला सिस्टम क्यों आया, जिस पर पहले से गाड़ी खड़ी हुई थी? ये तो डिटेल रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा। देखिए, हर स्टेशन पर 4 लाइंस होती हैं, जिसमें से 2 मेन लाइंस और 2 लूप लाइंस। इन सभी लाइंस के सिग्नल्स एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं। इन्हीं सिग्नल्स के डाटा से एक पॉइंट पर डिसाइड किया जाता है कि ट्रेन मेन लाइन पर चलती रहेगी या लूप लाइन में एंटर होगी। ग्रीन सिग्नल इंडिकेट करता है कि लाइन खाली है और ट्रेन अपनी मेन लाइन पर चलती रह सकती है। इस ट्रेजेडी का मेन रीज़न था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को अपनी मेन लाइन पर चलते रहने वाला सिग्नल नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मालगाड़ी से जा टकराई। अब सारे फेल्यूर के पीछे किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस होने का रीज़न भी बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बहुत से स्टेशंस पर सिग्नलिंग केबल्स को पहले एक जंक्शन बॉक्स में लाया जाता है और उसके बाद रिले रूम्स में, जिसकी वजह से इन केबल्स में छेड़छाड़ करना आसान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में इस सिस्टम फॉल्ट को रेक्टिफाई करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि ऐसे भयानक हादसे ना हों। 2022 में सीएजी एक रिपोर्ट पेश करती है अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2021 तक हुई 422 ट्रेन डिरेलमेंट्स के बारे में। सीएजी ने पुअर ट्रैक मेंटेनेंस, ओवर स्पीडिंग और मैकेनिकल फेल्यूर्स को बड़ा कारण बताया इन एक्सीडेंट्स के लिए। और कई बड़े रीजंस थे, जैसे कि रेलवे सेफ्टी ऑपरेशंस में स्टाफ की कमी, ट्रैक्स की मेंटेनेंस में कम फंडिंग, एक्सीडेंट्स की इंक्वायरी पूरा ना होना या सही से ना होना, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन ना होना। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट का एक रीज़न ये भी था कि ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ट्रैक की मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन मॉनिटर करने के लिए, वो इस केस में काम ही नहीं कर रहा था। इसके अलावा रिसर्च डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO द्वारा 2011-12 में एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसे कवच भी कहा जाता है, बनाया गया ट्रेन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। पर अफसोस की बात है कि हादसे में शामिल किसी भी ट्रेन में यह सिस्टम मौजूद ही नहीं था। लेकिन इन सभी कमियों के बावजूद रेलवे ऑफिशियल्स ने अपने बचाव में कहा कि रेलवे स्टेशंस पर यूज़ होने वाला सिग्नलिंग सिस्टम एक फेल सेफ सिस्टम है, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो सभी सिग्नल्स रेड हो जाते हैं
और उस टाइम पे स्टेशन से गुजर रही सभी ट्रेन्स रुक जाएंगी। उनका मानना है कि जब तक इस सिस्टम के साथ जानबूझकर कोई छेड़छाड़ ना की जाए, तब तक कोई चांस ही नहीं है कि ट्रेन अपनी मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में एंटर हो जाए। रेलवे बोर्ड द्वारा किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस होने की गुंजाइश की वजह से इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराने की मांग की गई और इसके बाद सीबीआई के पास ये मैटर चला गया। सीबीआई को यह केस इसीलिए भी दिया गया क्योंकि हिस्ट्री में इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल्योर के बहुत कम केसेस हुए हैं और हमारे देश में ऐसे बहुत कम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो ऐसे टेक्निकली कॉम्प्लेक्स केसेस को हैंडल कर सकें। और अगर किसी लो लेवल कमेटी से इंक्वायरी कराई जाती है तो यह लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ करने जैसा होगा। रेलवे ट्रैक से इंटरफेरेंस के केसेस पहले भी देखे गए हैं। 2016 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 ऐसे लोगों को पकड़ा जो बिहार के मोतिहारी ज़िले में रेलवे ट्रैक्स पर एक्सप्लोसिव्स लगाने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। लास्ट ईयर उदयपुर के एक रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट होने के बाद एनआईए हरकत में आई थी। अब चीज़ों को और थोड़ा गहराई से सोचें तो इस पूरे इंसिडेंट में टेररिस्ट एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना और सीबीआई की इंक्वायरी कराने के पीछे 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस में रेलवे बोर्ड की नाकामी को छुपाना एक बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार अगले साल इलेक्शंस में वंदे भारत एक्सप्रेस के ज़रिए फास्ट डेवलपमेंट को प्रॉमिस को इलेक्शन कैंपेनिंग में बड़े ज़ोर शोर से यूज़ करने वाली है। अब ज़रा इस ग्राफ को देखिए। इसे देखकर एक बात तो पक्की है कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट्स इंडिया में पास्ट में जो हुए हैं वो डिरेलमेंट की वजह से हुए हैं। एक एंटी कोलिजन सिस्टम हमारे पास होने के बावजूद भी यह सिर्फ 2% रेल ट्रैक्स पर ही इम्प्लीमेंट किया गया है, जबकि इसके सही से इम्प्लीमेंट होने से ट्रेन एक्सीडेंट्स में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। लगभग 25 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर्स डेली ट्रेन से सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से सरकार की यह प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए कि रेलवे नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए हर साल एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बजट रेलवेज़ के लिए अलॉट हो, ताकि आप और हम जब ट्रेन से सफ़र करें तो एक सेफ़ जर्नी का आश्वासन हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।